नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। इस चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक ख़ास पैनल है जो अगले 1 से 1.5 घंटे के बीच में इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, विस्तार से उसके तमाम पहलुओं के बारे में अपनी अपनी राय जानेंगे, रखेंगे। मैं छोटा सा परिचय जल्दी अपने मेहमानों से आपका करवा दूँ। मेरे साथ मेरे बगल में अपार गुप्ता हैं। अपार गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और बहुत बहुत स्वागत अपार। थैंक यू। डाटा प्राइवेसी, ऐसे तमाम विषय हैं जिस पर लगातार अपार अपनी राय रखते हैं। अलग अलग मीडिया संस्थानों में आपने इनके लेख पढ़े होंगे और न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी अपार काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन नाम की संस्था से भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी अपार का एक बनाया हुआ फोरम है जहाँ पर आज की जो तमाम जो नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी, इंटरनेट से जुड़ी, वो उस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, उससे जुड़े क्या ख़तरे, क्या ज़रूरतें हैं, उन सब पे बात कर सकते हैं अपार से। और साथ में मेरे दो सहयोगी विकास और शार्दुल भी स्टूडियो में हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अमित कुमार, जो कि ईस्ट मोजो से जुड़े पत्रकार हैं और असम में बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर रहे हैं, उस पर हम अमित से बातचीत करेंगे जब हम हमसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो देना चाह रहा हूं, आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं। न्यूज़ लॉन्ड्री आपको हमने पिछले हफ्ते भी बताया था 14 साल का हो गया है। पिछले ही हफ्ते हमने 14 साल पूरे किए हैं और ये 14 साल का जो सफ़र है ये हिंदुस्तान के पत्रकारिता के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी मीडिया संस्थान ने बिना किसी विज्ञापन के, एक भी पैसे के विज्ञापन के बिना इतना लंबा सफ़र हमने तय किया। और कैसे आप जैसे तमाम सब्सक्राइबर्स जो न्यूज़ लॉन्ड्री में भरोसा करते थे, जिन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री को हौसला दिया अपने सब्सक्रिप्शन से, उनकी बदौलत ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी जारी रहेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री को आपकी सब्सक्रिप्शन की दरकार है और इसलिए भी हमें इसकी दरकार है क्योंकि पत्रकारिता जब विज्ञापन के दबाव से मुक्त रहेगी तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेगी। यानी न्यूज़ लॉन्ड्री में हम ना तो किसी कॉरपोरेट का विज्ञापन लेते हैं, ना ही किसी सरकार से, और पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन आधारित पत्रकारिता करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म की बात करते हैं। तो हमें आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा। 14 साल के मौके पर, जन्मदिन के इस मौके पर आप हमें एक छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। और जो हमारी चर्चा का पहला विषय है, 3-4 घटनाएं हैं जिसके ज़रिए हम बात करना चाह रहे हैं और अपार उस पर थोड़ा उसके क़ानूनी नज़रिए को हमारे सामने और विस्तार से रखेंगे। एक घटना हुई जो जिसका जिक्र शार्दुल ने हेडलाइन में किया कि गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने पत्रकार रवि नायर को 1 साल की सज़ा सुनाई है एक मानहानि के मुकदमे में, जो कि उन्होंने अडानी समूह के ऊपर कुछ टिप्पणियां सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किए थे। कोर्ट ने उसको आपत्तिजनक माना और ये कहा है कि वो जो टिप्पणियां थी वो अपमानजनक थी और उससे अडानी समूह का अपमान हुआ है। और दूसरी तरफ एक कार्टून आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बना एक एनिमेशन वीडियो द वायर नाम की जो एक मीडिया संस्था है उसने जारी किया था, उसको हटाने का आदेश सरकार ने दिया तुरंत। तो एक ये है कि जो अभिव्यक्ति का पूरा दायरा है वो लगातार सिमट और सिकुड़ कैसे रहा है सरकार की देखरेख में उसके। और तीसरी चीज़ जो आई है इसी से जुड़ी है और वो ये है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नई गाइडलाइन है उसमें उसका अमेंडेड एक नया रूल सरकार ने जारी किया और उसके आधार पर आदेश आया है कि 20 फरवरी से ये नया कानून लागू है और इसके तहत जिस भी कंटेंट को, चाहे वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या इंटरमीडियरीज हैं लाइक सोशल इंस्टाग्राम, ट्विटर या एक्स और फेसबुक जैसे, इस पर अगर कुछ भी सरकार को लगता है कि आपत्तिजनक है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, ये तमाम चीज़ें जो उनके अलग अलग उसमें नहीं, तो उस पर आपत्ति जताने के 3 घंटे के अंदर उन्हें हटाना अब अनिवार्य होगा। और इस नए टेक डाउन नियम का जो कहा गया नियम 3(1)D के तहत ये नया फैसला आया है और
पहले इसमें 36 घंटे का वक्त होता था, 36 घंटे के अंदर इस पर विचार करके हटाने का आदेश था। तो ये 3 स्थितियां एक साथ हमारे सामने हैं अपाल। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोग जो आजकल मीडिया देख रहे हैं और जैसे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन करते हैं, और सरकार ज़्यादातर सेंटिमेंट एनालिसिस करती है जानने के लिए, वो करती है, टेंडर निकाले हुए हैं कि लोग सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। अच्छा है, टेंडर हैं, सोशल मीडिया एनालिसिस के टेंडर्स निकलते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहले उनका एक सेल बनाया गया था जब यूपीए थी कि आप सारी लाइव फीड टीवी चैनलों से लाइए, जैसे हमें पता लग पाए कि कंटेंट कोड कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पर उसके फिर पॉलिटिकल यूज हुआ जैसे हमने देखा। तो अब यही एक्सटेंशन आप देख रहे हैं इंटरनेट पे किया जा रहा है, क्योंकि देखिए फासिस्ट थिंकिंग जो होती है, जो हैना अरेंट एक फिलोसफर हैं जर्मनी की, उन्होंने बोला है कि इट वांट्स टोटल कंट्रोल, टोटल सरेंडर। तो रवि नायर जी का अगर आप केस देखें, सबसे पहले उन्होंने 4 ट्वीट करी, कुछ आर्टिकल थे, उन्होंने बोला कि विश्व का एक मतलब बहुत बड़ा आदमी जिसका बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है और इतनी संपत्ति है उसके पास, वो और सरकार का कुछ रिलेशनशिप है जिसके वजह से पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जिससे उसका फायदा होता है, और उसका फायदा होता है तो सरकार का फायदा होता है। अब मान लीजिए गलत है, मानहानि का दावा मॉनिटरी डैमेजेस के लिए हो सकता है, इंजंक्शन के लिए हो सकता है, या एक ऐसे क्रिमिनल एक्शन के लिए हो सकता है जिसके अंदर पत्रकार को हर डेट पे भी जाना पड़े कोर्ट जब तक एग्जेम्पशन नहीं मिले, और दूसरी चीज उसके सिर पे एक ऐसी तलवार लटकी हुई है कि उसे जेल जाना पड़ेगा। अब देखिए जो जजमेंट दी गई है रवि नायर में, उसमें कोई स्टे नहीं है, 1 साल का दंड है, समन्स इशू हो गए हैं, स्टे ऑफ जजमेंट जब तक होएगी नहीं वो जेल जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये क्यों किया जा रहा है? रवि नायर की जजमेंट कहती है कि हम ये नहीं मान सकते, पब्लिक इंटरेस्ट है, हम ये नहीं, और ये इतना सेंटेंसिंग जब की 1 साल का दंड क्यों दिया, उसमें ये लिखा हुआ है क्योंकि उनकी सोशल मीडिया रीच इतनी है। रवि नायर की क्या सोशल मीडिया रीच है अदानी के सामने? आप ये सोचना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? ये एक फासिस्ट थिंकिंग है। ये जो चीज़ 3 घंटे के अंदर हटाने का कानून है, इसको किस तरह से चैलेंज किया जा सकता है बाहर, अगर हम थोड़ा सा मतलब ये या फिर ये नया नॉर्म होके हो गया? अब देखिए मेरे हिसाब से ये 3 घंटे का कानून अगर चैलेंज होगा थोड़ी मुश्किलें आएंगी इसमें, क्योंकि ज़्यादातर सबसे पहले सरकार का कोई भी आप कानून आज की डेट पे बोले कि ये गैर संवैधानिक है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, आप कोर्ट ही तो जाएंगे रिट पिटिशन में। और काफ़ी एकेडमिक स्कॉलरशिप अब आ रही है जो दिखा रही है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं जो ये सारे मामले सुनते हैं वो कभी कभी सही तरीके से संविधान के प्रावधान लगाते नहीं है, क्योंकि अभी हमारी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो हमारी सरकार की शक्ति है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, अगर आपको ये चैलेंज करना है 3 घंटे को ही नहीं देखिए, आप देखिए कि उन्होंने किस चीज़ के लिए बोला है कि 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। सो दे आर कॉलिंग इट सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, SGI, जो ऑडियो विजुअल है, और उसके अंदर उन्होंने बोला है अगर आप कुछ चीज़ गुड फेथ से करी है तो उसे वो बोलेंगे कि सही है, पर उसमें एक्सेप्शन नहीं है फॉर पैरोडी, सटायर, रिव्यू। उसमें बोला है रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं दिखा सकते, किसी व्यक्ति को नहीं दिखा सकते। तो देखिए बहुत बारी ये बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आपको रियल लाइफ इवेंट दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये सब गुड फेथ कौन डिसाइड करेगा? कौन करेगा? बिल्कुल सरकार करेगी, सहयोग पे करेगी, वो 500 से 600 लोग करेंगे जिनकी लॉ की डिग्रियां भी नहीं है, चाहे वो भी फर्क क्या पड़ता है आजकल, डिग्री से तो क्या ही डिग्री से क्या फर्क है, चलो डिग्री वाली बात कर ली। पर मैं इसको यही करके एंड करूंगा, मैं ये बोलूंगा अतुल कि
आज की डेट पे जो डिजिटल सेंसरशिप हो रहा है वो बहुत हाई लेवल पे हो रहा है. दैट इज फॉर नैरेटिव कंट्रोल एंड कंप्लीट डोमिनेशन. और ये जो AI समिट 16 तारीख को होगा, उसमें देखिए कुछ मीडिया में कुछ बात नहीं होएगी कि एक हफ्ते पहले ही बीजेपी के असम ट्विटर हैंडल से एक डीप फेक जो हेट स्पीच थी वो डाली गई, उसकी कुछ बात नहीं होने वाली. ये एक सच्चाई है मानव जीवन की. आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपके पास सारी ताकत है, जैसा अपार ने कहा, और सिर्फ ताकत केवल सोशल मीडिया, जो डेफर्मेशन में रवि नायर वाले सोशल मीडिया रीच नहीं भाई, अडानी की सोशल मीडिया नहीं, सोशल और पॉलिटिकल रीच है. मीडिया ओनर मीडिया ओनर तो है, वो मीडिया के अलावा और कुछ, वो हमारा इंटरनेट भी कहीं ना कहीं ओन कर रहे हैं, वो तेल भी करते हैं, वो एनर्जी भी करते हैं, सेब है ना, और वो सरकार के कुछ हिस्सों को भी ओन करते हैं. तो ये सब तो उनके पास सोशल मीडिया ही नहीं, उनके पास तो असली IRL रीच है. उनके हद से कौन बच के जाएगा? लेकिन इन बड़े बड़े लोगों की, जो आज नहीं ऐतिहासिक रूप से हमेशा सत्ताधारी लोग रहे हैं, लेकिन उनको भी इतना पता है कि अगर हम बिल्कुल ही अपनी जनता का गला दबा देंगे तो वो उनके लिए खराब है. ये इनके नेतृत्व की अपरिपक्वता भी है. इन्हें समझ नहीं आता कि कोई आदमी 2 चुटकुले लेगा तो उसकी भड़ास निकल जाएगी, तुम्हारा काम चलता रहेगा. ये वो एक आलोचनात्मक शब्द नहीं सुनना चाहते. और मैंने नोट कर रहा था जब आप बोल रहे थे, और बस मैं आखिरी बात है, समाज का, किसी भी सामाजिक या राजनीतिक विसंगतियों का चरितार्थ करने का भी तरीका होता है. आपका, मेरा, अतुल का, अपार का, हर किसी का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है. और अगर मुझे अपने नज़रिए से लग रहा है कि ये विसंगति है, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो उसको अगर कोई चुटकुला बनाकर, व्यंग बनाकर, एक हास्य कविता बनाकर, एक चुभने वाला कुछ एक पैरा बनाकर बोल दे रहा है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता. वो क्या पता वो सच लोगों के काम आए. जो मुझे आपत्तिजनक लगा इसमें कि 499 जिसमें सज़ा दी गई उस केस में, उसमें दुनिया भर की एक्सेप्शंस हैं. एक एक्सेप्शन उसमें ये भी है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट की अगर बुराई करते हैं या आलोचना करते हैं, बुराई नहीं आलोचना करते हैं, तो आप उससे वो क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं मानी जाएगी. जैसे मान लीजिए अब हम में से पता नहीं कितने लोग जो है वो ये कर पाएंगे, जज साहब की आलोचना कर दें कि ये गलत फैसला दिया है तो वो पब्लिक सर्वेंट ही, पता लगे तो सब खुद ही बुला लें कि आ जाओ, पहले आप ही साबित करो. वो एक्सेप्शन वो खुद ही मानेंगे या नहीं मानेंगे. और दूसरा एक एक्सेप्शन उसमें ये भी कि आपने जो सेंश्योर शब्द का इस्तेमाल है उसमें, कि सेंश्योर इन गुड फेथ, कि अगर आपने किसी अच्छी नीयत से सामने वाले के लिए कुछ आलोचनात्मक बोला भी है, तब भी उसमें दिक्कत नहीं है. मगर रवि नायर जी ने तो ना तो कुछ बोला है उसमें, ना उस तरीके से उन्होंने जो है एक्सेप्शन का, मुझे नहीं लगता उन्होंने उस मेरिट पे गए हैं उस केस की उस हिसाब से. तो वो जो है ज़्यादा दिक्कत वाला है. पर हालांकि इसमें खुशी की बात यह है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का वो है डिसीज़न है, तो उसको आराम से चैलेंज किया जा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मगर वो उनके लिए है जिनके पास संसाधन हैं. ओवरऑल जो एक चीज़ है, जो आज जो पत्रकारिता है, जिसमें ज़्यादातर हमारे सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, पत्रकार है ना, जिनको माइकदारी पत्रकार भी बोलते हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि जो नीचे छोटे मोटे जितने पत्रकार हैं, कि आप जो है ये विषय ना टच करें, बाकी आप दिखाते रहिए गलियां बनी हैं नहीं बनी हैं, बाकी कुछ हुआ है नहीं हुआ है, और जो देश के बड़े मुद्दे हैं वो बड़े लोग डिसाइड करें. तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि असम के मुख्यमंत्री और असम बीजेपी से जुड़ा हुआ मसला है. पिछले हफ्ते असम बीजेपी की जो असम इकाई है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया, एक एनिमेशन, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बंदूक से निशाना लगाते हुए नज़र आ रहे थे. और ये निशाना 2 मुस्लिम लोगों के ऊपर था, जिसमें कि जो कि पहनावे ओढ़ावे से मुस्लिम लग रहे थे, और फिर वो उनके ऊपर फायर करते हैं. उस पर ये लिखा हुआ था पॉइंट ब्लैंक शॉट, नो मर्सी. ये सारी बातें थी. और हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार इस तरह के हेट बयानबाजियों के लिए मशहूर हो रहे हैं. उससे ठीक पहले वो अपने एक बयान के कारण चर्चा में थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ लोगों को 5 रुपये अगर रिक्शे का किराया हो रहा है तो 4 रुपये दीजिए, इनको ठीक करना है, और ये सारी चीज़ें, इस तरह की तमाम बातें वो करते रहे हैं लगातार. तो हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं. अमित, असम से इस तरह की आवाज़ें इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिली हैं, पर जो इसका दूसरा पक्ष है वो ये है कि
असम इस तरह की राजनीति के लिए बहुत फर्टाइल ग्राउंड भी है, क्योंकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन की बात होती रही है, डेमोग्राफी चेंज की बात होती रही है, ये सारी चीज़ें भी लगातार वहाँ पर आती रही हैं। तो आपकी इस पे पहली प्रतिक्रिया क्या है अमित? किस तरह से राजनीति वहाँ हो रही है, और चुनाव भी आने वाले हैं विधानसभा जी, के? ये बयानबाजी इसीलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। 2014 से केंद्र में सरकार आपकी है, 2016 से राज्य की सरकार आपकी है। बीएसएफ जो है वो गृह मंत्रालय को जवाब देता है, वो किसी स्टेट पुलिस के अंदर नहीं आती है। तो असम में अगर इलीगल इमिग्रेशन अभी भी हो रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार अब नाकाम रही है, या सरकारी सिस्टम्स जो है प्लेस में वो नहीं चल रही हैं। और ये मुद्दा जैसे आपने कहा कि काफ़ी फर्टाइल ग्राउंड रहा है, तो इसको भूनने की जो तरीके हैं ना वो बदल रहे हैं। जब 2016 में मोदी वेव चल रहा था, तब असम में, सच बात है, मैं यहाँ पर इलेक्शन कवर करने के लिए आया था 16 में, और सर बंगाली बहुल इलाकों में, जो बंगाली मुसलमान बहुल इलाके, वहाँ पर भी बात मानी जा रही थी कि लीगल इमिग्रेशन हुआ है तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी को वोट मिलेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ करीमगंज, हैलाकंडी की, जो बंगाली बहुल इलाके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको वोट मिला था तो किसी और को, ठीक है कांग्रेस से गुस्सा भी था, लेकिन ये बात था कि बीजेपी आएगी तो ये बंद होगा। आज अगर आप आसाम की गलियों में जाएंगे, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि बीजेपी आने के बाद ये बंद हुआ है। अब ये सचमुच बंद हुआ है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो परसेप्शन है लोगों में कि जैसे इलीगल इमिग्रेशन पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। अब रही बात असम, ये हिमंता बिस्वा शर्मा के स्टेटमेंट की, तो देखिए कहीं ना कहीं वो बात होती है कि जो हिंदी में कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो कहीं ना कहीं 2-3 महीने पहले तक इनको लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से जीत जाएंगे। अब शायद वो समीक्षण बदल रहा है। कांग्रेस के परफॉर्मेंस उतना बुरा नहीं है। और एक और बात याद रखिए, 2021 में जब किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस वापस आएगी, 5 साल में कोई सरकार नहीं बदलता। जब 19 साल से आपकी सरकार थी तो आप 5 साल के बाद वापस सरकार में नहीं आएंगे। लेकिन उस वक्त भी महाजोत जो था, जो उनका जो अलायंस था बीजेपी के खिलाफ, उनको 50 सीटें मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका कोई बेस नहीं है। 126 में भी 50 सीटें उनकी थी, जब कोई नहीं सोच रहा था कि उनकी सरकार जाएगी बाहर। तो 2026 में 10-15 सीटें इधर उधर हो जाए तो खेल बिल्कुल बिगड़ सकता है बीजेपी के लिए। और अगर बीजेपी असम में हार गई तो अगले साल मणिपुर है, वैसे ही मणिपुर इनके हाथ से जा रहा है। तो ये सब के चक्कर में कहीं ना कहीं वो वापस उसी पे आ रहे कि जब कुछ ना काम करे तो हिंदू पोलराइजेशन। जिस तरीके से वहाँ वीडियो बनाए जाते हैं, तो वहाँ पूरा एक सिस्टम है। पहले आप एक आइडिया आएगा आपके पास, उसके बाद आप AI या बाकी चीज़ों की मदद से एक पैकेज तैयार कर देंगे। वो पैकेज जो है वो बिना अप्रूवल नहीं जाता। अच्छा, मतलब ये सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज प्रोसेस है। तो वो पैकेज बनेगा, उसके बाद वो जो भी लीडर आपके साथ एंगेजमेंट में है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, IT सेल, चाहे वो पार्टी का IT सेल है या उसका पर्सनल IT सेल है, तो वो जैसे एडिटोरियल अप्रूवल होता है रिपोर्ट का, तो वो बाकायदा अप्रूवल के लिए जाता है। फिर वहाँ से जब उनको ओके मिलता है तब वो जाके पोस्ट होता है। और अगर गलत पोस्ट हो भी जाती है, जो कि बहुत कम संभावना नहीं होती है, तो उसमें ये कह देना कि इस आदमी की नौकरी है या इस आदमी की गलती है, उसकी नहीं है। और पूरी चेन है वो अकाउंटेबिलिटी की। ये इसमें वो जो है बड़ी चीज़ है। तो ये वो टेक्निकल रूप से तो बच सकते हैं कि मैंने ना ट्वीट किया है, ना मेरे हैंडल से गया है। और अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि मुझे लगता है कि उनको ये एहसास तो था कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने शायद उस लिए पर्सनल हैंडल से ना भी किया हो। वो भी एक स्कोप है उसमें। किसी भी विचारधारा का जो नया नया रंग रूट होता है ना, उसको ज़्यादा चर्बी चढ़ती है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा उसके नए उदाहरण हैं, सबसे ज्वलंत हमारी राजनीति में। अभी 2 हफ्ते पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि हाँ, वोट चोरी हमारे लिए क्या मतलब है, कि इन मियाओं का कुछ वोट हम चुराएंगे, इन्हें तो करना ही नहीं चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा को ये अधिकार और ये राइट कहाँ से आया कि वो डिसाइड करेगा कि कोई वोट कर सकता है या नहीं कर सकता? जो बात अमित ने कही वो बात ठीक है। किसी एक सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा के मुद्दे को, एक विषय को जो बिल्कुल गंभीर है, जिसको बहुत ही सावधानी से और है ना बहुत ही सोच समझ के उस पर बोलना चाहिए और उसको हैंडल करना चाहिए, उस पर ये राजनीति की भी कच्ची रोटियां सेक रहे हैं, बिल्कुल इमीडिएट, जो खुद के लिए, इनके लिए दूरगामी गलत गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है, उस समाज के लिए, उस प्रदेश के लिए और इनके अपने खुद के लिए। लेकिन आखिर में हमारे पास वही चीज़ आती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी गोटी सेकनी है। उन्हें लगता है, क्योंकि वो इस इकोसिस्टम में बड़े बड़े तो नहीं, तो उन्हें तो लगता है आप जितना ज़्यादा ये
नफरती बातें करोगे और अपने देश सांप्रदायिक नफरत जो बेसलाइन है आज की भाजपा की, जो पहले भी हुआ करती थी लेकिन अब तो बिल्कुल खुल के है, वो आपके सामने दिख रही है। और इसका कोई और वजह नहीं है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए अपने समाज के दो बड़े मुख्य धड़ों में एक्टिव शत्रुता और जहर घोलना उसके अपने काम के लिए एक मुसीबत है। अगर आप इसे एम्पिरिकली सोचें, वो अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं कानून व्यवस्था के लिए। और ये चीज हेमंत बिस्वा शर्मा तब तक नहीं समझेंगे जब तक वो चुनाव हार नहीं जाएंगे। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।